सुप्रभात, शुभ संध्या प्यारे दोस्तों, क्या आप मुझे बेहतरीन रूप से सुन पा रहे हैं? अगर हाँ, तो कृपया करके ध्वनि की पुष्टिकरण करते हुए चैट में 1 से लेके 10 तक की गणना में संकेत दे दीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद आपके फीडबैक का, क्योंकि ध्वनि इसलिए आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि इससे पहले थोड़ा-सा आवाज़ में कुछ समस्या थी, तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपके फीडबैक के लिए और मैं क्षमा चाहूँगी क्योंकि मुझे थोड़ा-सा विलंब हो गया वेबिनार की शुरुआत करने में, क्योंकि एक फ़ोन कॉल महत्वपूर्ण जिस पे मुझे बात करनी पड़ी, उसके कारण थोड़ा विलंब हुआ। और एक और ज़ूम मीटिंग चल रही थी। तो आज के हमारे मेज़बान कौन हैं? सप्ताह दर सप्ताह इतनी तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है और आपसे मेरी मुलाकात हुई थी पिछले गुरुवार हमारे कार्यालय में, जो हमारा कार्यालय है आईटी कंपनी का, और वो बहुत ही प्रतिष्ठित आईटी कंपनी है जो कि वीनस के अंदर स्थापित है। और उस कार्यालय में मैं वैलेंटीन जी के साथ थी और वहां पर हमने काफी प्रकार से संपर्क किया, संवाद किया और वहां से 1 सप्ताह हुआ है। 1 सप्ताह के बाद हम वापस हमारे देश में आए हैं, तो केवल 2 ही स्लाइड्स हम बना पाए क्योंकि हम बहुत व्यस्त थे स्लाइड्स के निर्माण करने में, जिसके अंदर हम सभी प्रकार की स्टेटमेंट डाल पाते, क्योंकि जो हमारे वेबिनार हैं उसको 12 भाषाओं के अंदर अनुवाद किया जा रहा है। इसलिए केवल जो मेरी स्लाइड्स हैं वो केवल चित्रों के साथ है। हालांकि मैं एक एक करके गहराई से उसके बारे में आपको बताऊंगी ताकि आप बेहतरीन रूप से समझ पाएं कि आखिरकार हो क्या रहा है। फिलहाल हम किस चीज के अंदर व्यस्त हैं? रूसी कक्ष के अंदर रूसी कक्ष के लोगों को जर्मन अनुवाद कहीं से प्राप्त हो रहा है। ऐसा ऐसा लग रहा है कि कुछ तकनीकी समस्या थी शायद रूसी कक्ष में, लेकिन अब सब ठीक है। तो अब हम बात करेंगे सबसे नवीनतम समाचारों के बारे में, जिनके बारे में आपने बैक ऑफिस में भी पढ़ा होगा, चैट में भी आपने सुना होगा कि हम लोगों ने पंजीकरण शुरू किया है हमारे यूनिट एक्सचेंज पर। कई ऐसे लोग हैं जो अपनी रेफरल लिंक को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे और मुझे आशा है कि आप सभी को अपना अपना रेफरल लिंक प्राप्त हो गया होगा, जहां पर आपको ये पता होगा कि एक्सचेंज में आप किसके तहत आप पंजीकृत होने जा रहे हैं। और हम लोग जो वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है वो इस सोमवार से शुरू करने जा रहे हैं। और उस मंच का नाम होगा ग्लोबल पास, जिसके तहत हम वेरिफिकेशन करेंगे। और ये एक स्विस कंपनी है जो कि स्थापना की प्रक्रिया यानी वेरिफिकेशन की प्रक्रिया करता है वैश्विक स्तर पे। और ये आप केवल अपने पासपोर्ट को अपलोड करके या चेहरे का चित्र लेके ही नहीं कर सकते जो वेरिफिकेशन है, लेकिन यहाँ पे जो ग्लोबल पास है उनके कुछ कर्मचारी हैं जिन्हें कंप्लायंस ऑफिसर के नाम से जाना जाता है, और वो जांच करते हैं। अगर स्वचालित रूप से ये ना हो पाए तो ऐसी स्थिति में वो एक पत्र को लिखते हैं कि ये जो पासपोर्ट है ये अच्छे तरीके से इसको स्कैन नहीं किया जा रहा है, क्योंकि जो चित्र आपने अपने चेहरे का दिया है उसकी योग्यता यानी क्वालिटी खराब है। और जब आपका जो टेस्ट सर्वर है
उस पे हम कोशिश करते हैं कि हम ग्लोबल पास के माध्यम से गुजरें। तो जो पिछला सप्ताह था जिसमें हमने वेरिफिकेशन प्रणाली का जांच की थी, उसमें हमें क्या दिक्कतें आई? हमें ये दिक्कतें आई कि जो ज्यादातर उपयोगकर्ता थे वो टेस्टर्स नहीं थे, बल्कि उनको चुना गया था इवेंटी के बाद से। इस बार जो टेस्ट है वो हमारी आईटी के विभाग के जो लोग हैं उन्होंने ही उस जांच में वो सम्मिलित हुए हैं, और हमें ये आभास हुआ कि कई सारे जो पासपोर्ट हैं वो अपलोड कर दिए गए हैं बड़े ही बेकार चित्र के साथ, क्योंकि जो कैमरा है उसका रिजोल्यूशन बहुत बेकार था। और इसलिए हमें ग्लोबल पास से ये फीडबैक मिला है कि बहुत ही बुरी चित्रों के साथ वेरिफिकेशन के लिए आपको जो चित्र हैं या दस्तावेज हैं वो समर्पित किए गए हैं, और इसको मैन्युअली किया जाएगा ग्लोबल पास के तहत। तो पिछले शुक्रवार से लेके इस सोमवार तक ये जो 4 दिन है, इसमें हमारा जो एक्सचेंज है उसमें करीब 30,000 भागीदार हैं जो कि पंजीकृत हुए। और यहाँ पे एक सवाल पूछा गया है कि अगर हम फिलहाल जो वेरिफिकेशन है एक्सचेंज पर अगर शुरू कर देते हैं, और जो हमारे 30,000 के जो हमारे भागीदार हैं उनको अगर हम ग्लोबल पास पे भेजते हैं वेरिफिकेशन के लिए, तो जो ग्लोबल पास है वो एक प्रकार का सौदा करेंगे कि हम मैनुअल वेरिफिकेशन की प्रणाली को शुरू करने जा रहे हैं। 1.5 से 2 यूरो तक प्रत्येक उपयोगकर्ता के लिए हम ये शुल्क लेंगे। और अगर सब कुछ तेजी से हो तो ये 1.5 यूरो का शुल्क लिया जाएगा, और उन्हें कम से कम 5 कम्युनिकेशन करना है, या ये कहना कि ये इस प्रकार की चीजें आपको बता सकते हैं कि आपका अगर चित्र जो है वो उसमें कोई त्रुटि है, अगर उसकी योग्यता अच्छी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो शुल्क है वो ज्यादा महंगा होगा, जैसे 2 से 3 यूरो भी लग सकते हैं। तो हर फंक्शन के लिए और हर हर जो काम को किया जाएगा यूजर प्रोफाइल के साथ, उसमें जो शुल्क है वो 20 सेंट का है। और अगर सब कुछ बेहतरीन रूप से अपलोड कर दिया जाएगा तो ऐसी स्थिति में ये जो शुल्क है ये और कम होगा। लेकिन जो पहला दौर होगा आपके जांच का, उसमें हमें आभास हुआ कि अगर हमें हमारे 30,000 भागीदारों को वेरीफाई करना है, तो ऐसी स्थिति में लगभग हमें 1 लाख यूरो देने पड़ेंगे, क्योंकि जो आपके फोन कैमरा है, मान लीजिए अगर उसका योग्यता अच्छा नहीं है या खराब योग्यता है, या कोई रेजिडेंशियल एड्रेस आपका खराब आपने गलत दे दिया है, तो उसमें हमें महंगा पड़ेगा। और क्योंकि अभी तक जो वेरिफिकेशन है वो फिलहाल शुरू नहीं हुआ है, तो एक्सचेंज पे फिलहाल हमारा कोई राजस्व नहीं है, और वहां पे एकदम खाली सप्लीमेंट अकाउंट है, और वहां से जो भुगतान है उसको हस्तांतरित नहीं किया जा सकता ग्लोबल पास में हमारे संभावित ग्राहकों के लिए। हमारे पास अभी कुल 30,000 लोग हैं, और ग्लोबल पास बोलते हैं कम से कम 50,000 का तो आप हमें शुल्क डिपॉजिट करिए, ताकि हम आपके जो उपयोगकर्ता हैं उनको वेरीफाई करना शुरू करें। तो हमने उन उस कंपनी के जो शीर्ष नेता हैं उनके साथ हमने बात करी, और सभी मैनेजर जो ग्लोबल पास के हैं हमने उनसे भी संपर्क किया। और फिर हमें पता चला कि जो ग्लोबल पास हैं वो केवल एक्सचेंज से ही नहीं वेरीफाई करेंगे भागीदारों को, बल्कि पेमेंट सिस्टम और यूजी पे ऑफिस से भी करेंगे जब लोग वर्ल्ड सीआरयू टोकन को खरीदेंगे। तो आइए अगली स्लाइड पर चलते हैं। ये एक प्रकार का स्कीमेटिक व्यू है ग्लोबल पास सेवाओं का, और ये हमारे जो 3 स्तर हैं जो हमारे व्यवसाय के, वो इस स्लाइड पे आप देख सकते हैं। ग्लोबल यूनिट पे, यूजी पे और यूनिट एक्सचेंज। और जितने भी हमारी संभावित कंपनियां हैं जो हमारी होल्डिंग के तहत आते हैं, उनके ग्राहक वेरिफिकेशन प्रणाली के माध्यम से गुजरेंगे, और
कोई भी ये जो कंपनी है वो भुगतान नहीं करेगा वेरिफिकेशन के लिए। तो आपको ग्लोबल पास के माध्यम से केवल एक बार वेरीफाई होने की आवश्यकता है, और जो शुल्क है वो कंपनी भुगतान करेगी जहां से ग्राहक पहली बार आ रहा है। और जो ग्राहक है वो बैक ऑफिस के अंदर टिक पे क्लिक करेगा कि आप मेरे व्यक्तिगत खाते का उपयोग कर सकते हैं भुगतान प्रणाली में, जैसे ग्लोबल यूनिट पे, या मैंने यूनिट एक्सचेंज पे खुद को पंजीकृत किया है और मैं सहमत हूं कि आप मेरे व्यक्तिगत डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं यूनिट एक्सचेंज से। और फिर जो दूसरा शुल्क है वो उसका आपसे अ, भुगतान नहीं मांगा जाएगा। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपको ये प्रक्रिया समझ में आ रही है या नहीं, और आप ये समझ पा रहे हैं या नहीं कि जो इसका प्रभाव है ये कितना प्रभावी रहेगा। तो सबसे पहले हमें लोगों को ग्लोबल पास वेरिफिकेशन के माध्यम से गुजारना है। तो यहाँ पे देखिए चित्र में नीचे लिखा है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ये आपको ये दिखाता है कि ज्यादातर जितने भी हमारे भागीदार हैं वो सबसे अच्छे पेमेंट सिस्टम का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि ग्लोबल यूनिट पे एक ऐसी प्रणाली है जहां आप ऑर्डर कर सकते हैं एक बैंक कार्ड को, और इस बैंक कार्ड की कई सारी कार्यक्षमताएं यानी फंक्शंस हैं। और आप अपने बैंक अकाउंट, आप अपने खाते को बैंक कार्ड या बिटकॉइन के माध्यम से भी टॉप अप कर सकते हैं। और अगर आपके पास यूरो या यूएसडीटी है तो भी आप इस कार्ड के माध्यम से टॉप अप कर पाएंगे। और उसी तरह से अगर हमारे जो भागीदार हैं, अगर वो वैश्विक यूजी पे के माध्यम से हमारे बैक ऑफिस में जाएंगे तो हम सुझाव देंगे कि आप ग्लोबल यूनिट पे से एक खाते को खोलें और वर्चुअल कार्ड को जारी करें। आपको प्लास्टिक कार्ड का इंतजार नहीं करना होगा। आपके एड्रेस तक पहुंचने के लिए जो शिपमेंट है उसमें 2 से 3 सप्ताह लगता है, और बहुत जल्द क्रिसमस आने वाला है। तो मुझे लगता है कि जो आपका प्लास्टिक कार्ड है वो शायद जनवरी तक ही आपको प्राप्त हो, और जो रॉयल कार्ड है वो एकदम आपको प्राप्त हो सकता है। और ग्लोबल यूनिट पे में वेरीफाई होने के बाद आप बटन पे क्लिक करें कि मेरे वर्चुअल कार्ड का निर्माण करें। वहां पे आप 5 से 10 यूरो का भुगतान करेंगे, जो कि आपके जोखिम के स्तर पे निर्भर करेगा, और फिर आप तुरंत उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। और उसके तहत आप किसी भी बैंक कार्ड के माध्यम से टॉप अप कर पाएंगे, चाहे स्पेयर बैंक है या सिटी बैंक है या कोई भी बैंक है अगर आपके पास। और आप इसको टॉप अप कर पाएंगे बिटकॉइन, इथीरियम या गोल्ड टूल एटीएम से, अगर आपके पास अपना प्लास्टिक कार्ड होगा। और फिर आप विड्रॉ कर पाएंगे अपनी फिएट मनी को। और अगर ये वर्चुअल होगा तो आप इसको अपना जो भी शॉपिंग आप कर रहे हैं इंटरनेट पे उसके लिए भी इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। और जैसे ही इवोरिच को ग्लोबल यूनिट पे से जोड़ा जाएगा तो जो आप बोनसेस को विड्रॉ कर रहे हैं इथीरियम पे या बिटकॉइन पे, उनको आप ग्लोबल यूनिट पे कार्ड में विड्रॉ कर पाएंगे। और ये जो पेमेंट सिस्टम है ग्लोबल यूनिट पे, ये एक प्रकार का पुल समान है जो कि हमारी कंपनी सारी कंपनियों के लिए काम करेगा। यूजी पे, यूनिट एक्सचेंज, यूगेन, इवोरिच, निजी निवेशक की अकादमी और इसी प्रकार से आगे। और ये हमारी योजना है कि हम अनुमति दें हमारे भागीदारों को कि वो ग्लोबल यूनिट पे मंच के माध्यम से गुजर सकते हैं अगले सप्ताह से। तो फिलहाल हम लोग अंतिम जांच कर रहे हैं, और जो भर्ती करना है हमारे स्टाफ को, जिसके अंदर आपके कंप्लायंस ऑफिसर भी शामिल होंगे जो कि मदद करेंगे वेरीफाई करने के लिए और ऑथराइज करने के लिए वेबसाइट पे पेमेंट सिस्टम के, जहां पे आप अपने घर का पता लिखेंगे कि कहाँ पे आपको ये अपना प्लास्टिक कार्ड अपने घर पे चाहिए। तो सप्ताह में एक बार जो पैकेज है उसका निर्माण किया जाएगा और उसको एक्सप्रेस डिलीवरी के माध्यम से कोरियर किया जाएगा आपकी पोस्ट सर्विस के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाएगा।
और जो खर्चा होगा वेरिफिकेशन का वो पेमेंट सिस्टम के माध्यम से दिया जाएगा। मान लीजिए अगर आप 5 यूरो के लिए एक कार्ड को खरीदते हैं तो वेरिफिकेशन आपको बिल्कुल निशुल्क प्राप्त होगा। और अगर इसके बजाय अगर आप चाहें कि आप वेरीफाई करना चाहें एक्सचेंज के माध्यम से तो ये आपको ज्यादा आरामदायक पड़ेगा। देखिए एक्सचेंज में वेरिफिकेशन के अलावा और कुछ भी नहीं होता, तो मुझे लगता है कि इसमें कोई तुक नहीं बनती कि आप वेरिफिकेशन के लिए पैसा का इतना ज्यादा पैसे को खर्चें ग्लोबल पास से, जबकि हम इस पैसे को बचा सकते हैं भुगतान प्रणाली का उपयोग करके ग्लोबल यूनिट पे। तो जितने भी हमारे सभी नेता हैं, प्रबंधक हैं, वो लोग फटाफट से खुद को वेरीफाई करना चाहते हैं और उसके बाद जो हम चाहेंगे कि जो ग्लोबल यूनिट पे है वो संचालित हो, वो कार्यक्षमता में हो। और ये जो एस्टोनियन कंपनी है उस पे वो अभी फिलहाल तैयार नहीं है ऋण उठाने के लिए, क्योंकि कोई ट्रेनिंग नहीं है। और इसलिए एक्सचेंज पे ये जो मॉडल है वेरिफिकेशन का वो वो अभी हम शुरू नहीं करेंगे, केवल एक्सचेंज पर फिलहाल हम पंजीकरण करेंगे। तो जो यूजी पे ग्रुप है उसमें बैक ऑफिस पे आप पैकेजेस देख पा रहे होंगे वर्ल्ड क्रू टोकन के साथ। और यूजी पे ग्रुप जो है उनका एक खाता खुला है ग्लोबल यूनिट पे पेमेंट सिस्टम में, और प्रतिदिन छोटे छोटे कदम उठाते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ग्लोबल यूनिट पे को हमारे बैक ऑफिस के अंदर प्रतिदिन आप लोगों के लिए, आप लोगों को दिखाने के लिए। और आप यूजीपे ग्रुप का अनुकरण करके ग्लोबल यूनिट पे मंच तक पहुंच सकते हैं और वहां से आप अपने कार्ड को ऑर्डर कर पाएंगे। तो क्या होगा जब जितने भी हमारे भागीदार हैं उनको ये कार्ड प्राप्त होगा, या तो वर्चुअल या प्लास्टिक वाला। तो आप इस पेमेंट सिस्टम के माध्यम से आप एक्सचेंज पे डिपॉजिट को शुरू कर पाएंगे और वहां पे आपको कोई कमीशन भी नहीं देना पड़ेगा। और इस तरह से जो आपके सीआरयू है उसको आप यूएस डॉलर के लिए कन्वर्ट कर पाएंगे और उसको आपके कार्ड में डाल दिया जाएगा। और अगर आपको मान लीजिए तत्काल मन है कि मेरे को अपने सीआरयू को बेचना है और उसको बिटकॉइन में तब्दील करना है या एडीवी कैश में कन्वर्ट करना है, तो कृपया मेरे को बस एक मौका दीजिए कि मैं अपने सीआरयू को बेच सकूं। लेकिन ये मान लीजिए एक बार का ही कोई किस्सा हो या ऐसी स्थिति हो, तो जो मैनेजमेंट है हमारी कंपनी की वो पूरी कोशिश कर रही है कि हमारे भविष्य में जो हमारा समुदाय है उसका पूरा ध्यान रखा जाए। तो ये जो 30,000 हमारे भागीदार हैं, अगर हम इन्हें एडीवी कैश पे भेजते हैं तो एडीवी कैश वाले हमें धन्यवाद भी नहीं बोलेंगे। मान लीजिए कि जो हमारा एक्सचेंज है या हमारा जो बैक ऑफिस है अगर वहां से 30,000 या 50,000 हमारे जो उपयोगकर्ता है अगर हम उन्हें रेफर कर देते हैं एडीवी कैश या किसी और भुगतान प्रणाली पे, तो वो लोग हमें धन्यवाद भी नहीं देंगे। तो हमारा बस इतनी नियत है कि हम ग्लोबल यूनिट पे का माध्यम से हमारे सभी ग्राहकों को, सभी उपयोगकर्ताओं को लाभान्वित करें। क्योंकि देखिए ये बहुत ही सरल प्रणाली है और आप सिस्टम के अंदर अपना यूरो, स्विस फ्रैंक और कहीं पे भी अपने पैसे को ट्रांसफर कर पाएंगे। तो ये जो 3 करेंसीज मुद्राएं हैं केवल यही उपलब्ध हैं अभी। और मुझे लगता है कि आप सभी लोग सीखना चाहेंगे कि ट्रेडिंग कब शुरू होगा एक्सचेंज पे और कब हमारे पास हमारा ब्लॉकचेन होगा। तो फिलहाल 23 मिनट पहले मैंने मेरी बातचीत पूरी की है एक कंपनी के साथ जो कि तकनीकी ऑडिट को हमारे लिए चालू करेंगी। तो सबसे पहले हमें टेक्निकल ऑडिट को शुरू करना था एक्सचेंज के लिए, पर हमें फिर ये लगा कि हमें इसको ब्लॉकचेन के लिए भी करना चाहिए। और कल जितने भी ब्लॉकचेन विशेषज्ञ हैं वो हमें डिजाइन देंगे हमारे सभी खातों का यानी वॉलेट का। और अगले सोमवार से हम लोग जांच करना शुरू करेंगे कि ये कितना बेहतरीन रूप से काम करते हैं। और जो प्रमुख है इस
ऑडिट टीम के उन्होंने ये कहा है कि अगर मैंने ये देखा कि आप एकदम प्रतिष्ठित है और बढ़िया तरीके से तैयार है प्रोडक्शन स्टेज के लिए 15 दिसंबर तक, तब मैं सभी दस्तावेजों पे हस्ताक्षर यानी साइन करूंगा कि जो आपका ब्लॉकचेन है वो पूर्ण रूप से अनुकूल है हाई यूरोपियन मानकों के हिसाब से, उच्च यूरोपियन मानकों के हिसाब से। और जो आपका आईसीओस को मैं स्विस लॉ के तहत आगे चालू करूंगा और फिर आप अपने प्रमाण पत्र को जोड़ पाएंगे एक्सचेंज पे। और अगर कुछ भी ऐसा कुछ भी होता है तो मान लीजिए आपको कोई हैक करे, तो ऐसी स्थिति में आपके पास अपनी टेक्निकल ऑडिट रिपोर्ट होगी जो कि ये कहेगी कि आपकी जांच की गई थी, ये देखने के लिए कि आपको भविष्य में हैक किया जा सकता है, तो जिसे कहा कहा जाता है हैकिंग ऑफ 51। तो ये जो तत्परता है 15 दिसंबर तक हमें ये सभी दस्तावेज हमें अगर सही तरीके से प्राप्त हो जाते हैं तो ट्रेडिंग आप 15 दिसंबर से शुरू कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए इस दौरान अगर हमें ये पता चलता है कि कुछ भी त्रुटि हो गई या कुछ भी गैर कानूनी चीज हो गई, तो ये जो ऑडिट कंपनी है ये हमें ये कहेगी कि हम कोई गारंटी नहीं कर सकते हैं और ना ही जो कंप्लायंस सर्टिफिकेट है हम उसको जारी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपकी प्रणाली में अभी भी कुछ त्रुटियां हैं। और ये जो दस्तावेज है इसको समर्पित किया जाएगा इंश्योरेंस कंपनी पे, और इंश्योरेंस कंपनी ये इंश्योर करती है, सुनिश्चित करती है कि जो कुल मात्रा है आपके पैसे की, और जितना हमें समझ में आ रहा है कि जो संभावना है अपेक्षित आय है हमारी एक्सचेंज की वो मिलियन यूरोस की हो सकती है। तो ये जो तकनीकी ऑडिट टीम है ये कभी भी एक प्रकार से जुआ नहीं खेलेगी अपने लाइसेंस के साथ। और अगर ये इशू करते हैं प्रमाण पत्र को हमारे लिए, और अगर मान लीजिए एक दिन के बाद ही अगर उन्हें ये लगता है कि कोई गलती हो गई है या कोई गड़बड़ हो गई है, तो उनका ये जो लाइसेंस है वो उन उनके हाथ से छूट सकता है। और मान लीजिए अगर हम 15 दिसंबर तक ये नहीं कर पाते, और न्यू ईयर कितना नजदीक है, क्रिसमस भी बहुत नजदीक है, और अगर पूरा का पूरा जो बैंकिंग सेक्टर है अगर वो अवकाश मनाने चला जाए, जैसे मान लीजिए कि कई बारी जो क्रिप्टो सेक्टर है उसके अंदर भी कई बारी ना जो गति है वो धीमी हो जाती है, और जो सपोर्ट सर्विस है समर्थन सेवा या मतलब उन लोग वो लोग जो हैं उन्हें 31 दिसंबर को वो कई बारी थोड़ा धीमे तरीके से काम करते हैं। तो अगर हम लोग 15 दिसंबर तक किसी भी तरह से अगर ये पहुंच नहीं बना पाते हैं ट्रेडिंग के लिए, तो हम लोग न्यू ईयर में पहुंच जाएंगे। हाँ, मैं जानती हूँ कि कुछ ये जो समाचार है ये आपको थोड़ा परेशान कर सकता है, लेकिन आप सभी हमारे सह मालिक, आप लोग हमारे साथी हैं इसके अंदर। और आप सभी लोग, मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि आप लोग ये ना सोचे कि आपके वॉलेट को कोई हैक कर लेगा, या अगर जो आपका डिपॉजिट है क्रिप्टो एक्सचेंज पे, मान लीजिए कि वहां पे अगर आप 1 मिलियन सीआरयू को अगर बेचते हैं तो वो कहीं कहीं और नहीं चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो वेरिफिकेशन है इस पूरी स्विस कंपनी की, ये हमें एक प्रकार से सुनिश्चित करते हैं कि इस तरह से आपका खाता हैक नहीं होगा। तो मैं जो हमारा क्रिसमस है या न्यू ईयर के जो हमारी छुट्टियां हैं उसमें मैं चिंता में नहीं रहना चाहती हूँ, क्योंकि अ, हम किसी भी जल्दीबाजी में बिना इंस्पेक्शन के लॉन्च नहीं करना चाहते, क्योंकि जल्दीबाजी में काम खराब हो सकता है। तो अगर आप लोगों को कोई चिंता हो रही हो या बुरा लग रहा हो कि ये जो स्थिति है ये खराब हो सकती है या इसमें विलंब हो सकता है, तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि इसके अंदर थोड़ा तकनीकी जोखिम हो सकता है अगर हमने जल्दीबाजी मचाई। तो मैं जानती हूँ कि आप लोग भी ये जोखिम नहीं उठाना चाहेंगे, और एंड्रे भी नहीं ऐसे जोखिम को उठाना चाहेंगे। और आईटी विशेषज्ञों ने भी कहा है कि एक्सचेंज तैयार है, सब कुछ तैयार है, हम ऑडिट होने को तैयार हैं, लेकिन
हम लोग ज्यादा शांत तब होंगे अगर स्वतंत्र थर्ड पार्टी द्वारा इस ऑडिट को जारी किया जाए, और ये जो थर्ड पार्टी है इसको बहुत ही गहन जांच करनी होगी। हमें जो हमारी एक्सचेंज है, हमने उसे 100 लोगों से जांच करी है, लेकिन देखिए वो कुछ नहीं है, वो मूंगफली बराबर है। क्योंकि एक्सचेंज की जो जांच है उसको बहुत भारी भरकम लोड के तहत जांच होनी चाहिए। जैसे कि हमें ये देखना चाहिए कि कितने ट्रांजैक्शन हमारा ब्लॉकचेन एक प्रति सेकंड के हिसाब से कितना लोड उठा लेता है। तो जब हम ये पूर्ण रूप से अपनी आंखों से देख लेंगे स्विस कंपनी के माध्यम से, तभी हमें प्रमाण पत्र प्राप्त होगा कि हमारा जो ब्लॉकचेन है उसको अधिकतम लोड से जांच करा क्या है कि सबसे बड़ा जो है वो 10,000 ट्रांजैक्शन प्रति सेकंड मान लीजिए कि वो उठा सकता है। तो फिलहाल हम केवल यही कह सकते हैं कि ये हमारा जो डिजाइन कैपेसिटी क्षमता है वो केवल इतना है। हालांकि आप लाइव मोड पे जब जांच करते हैं तभी आपको सटीक रूप से पता चल सकता है कि ये कितना बेहतरीन रूप से काम कर रहा है। तो तभी हमें विशेषज्ञों द्वारा पता चलेगा कि जो हमारा एक्सचेंज है वो उच्च योग्यता की बनाई गई है। और इसी के और मैं साथ मैं आपको आपको थोड़े कुछ शब्द जो हैं मैं ये भी बताना चाहूँगी कि जो टेक्निकल प्रोडक्ट्स हैं उनको कैसे उसकी जांच कैसे की जाती है। उससे पहले हम लोग एक रशियन कंपनी के साथ एक अनुबंध में जाना चाहते थे, जो कि रशियन सिलिकॉन वैली की कंपनी थी, और वो ऑडिट कर रहे थे। वो ऑडिट कर रहे थे जो मोबाइल कंपनियां हैं उनका, और उन्होंने काफ़ी पुरस्कार भी जीते हैं, और सरकारी क्षेत्रों में भी उन्होंने काफ़ी अपना नाम कमाया है। पर वो क्या करते हैं, वो सारे के सारे वो जो भी चेक करते हैं, या जो भी वो जिसका भी परीक्षण करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल चीज़ों का परीक्षण करते हैं। वो चेक करते हैं डीडोस अटैक के बारे में। लेकिन जो यूरोपियन कंपनी है वो सिर्फ और सिर्फ इन चीज़ों की बात ही, या इन चीज़ों को ही चेक नहीं करती, या उनका 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 परीक्षण ही नहीं करती, बल्कि वो ये भी परीक्षण करती है कि जो जो लोग जो प्रोग्रामर जो हैं वो इस ब्लॉकचेन में जिन्होंने विकसित किया है इस ब्लॉकचेन को, उनका भी वो परीक्षण करते हैं। वो कुछ प्रश्न उनसे पूछती है, वो पूछते हैं कि वो कैसे उन्होंने ये काम किया, या उनको क्या क्या दिक्कतें आई। और जब ऐसा ही हुआ, जब वो एक स्पेनिश एक्सचेंज का परीक्षण कर रहे थे, और उसके अंदर से पता चला कि उनके कोड के अंदर एक पिछला द्वार था, यानी कि एक चोर द्वार था, जहां से चीजें जो थी वो अंदर आ सकती थी, और उन्होंने उसके बाद उसको बंद किया। और जब ये चीज उनको पता चली इस परीक्षण के दौरान, तो ये बात सामने आई कि जो डेवलपर थे, और सत्यापन के दौरान उन्होंने एक पीडीएफ फाइल उन्होंने भेजी थी, और उस पीडीएफ फाइल के अंदर एक सॉफ्टवेयर उन्होंने डाल दिया था, जा जो कि एक एडमिन राइट्स उस एक्सचेंज के वो दे रहे हैं। और ऐसा लगता, जब ये पीडीएफ फाइल और ये जो प्रोग्राम जब ये चालू होता, तो ऐसा लगता कि मानो कि ये जो अटैक है वो बाहर से हुआ हो, या लेकिन जो ये हमला था वो अंदरूनी हमला होता। और जांच से ये भी पता चलता है कि 90% बार ऐसा होता है कि जो ये एक्सचेंज होती हैं उनके ऊपर जो हमला होता है वो अंदर से ही होता है। तो ये जो हमले होते हैं, माफ कीजिएगा, ये जो चीजें होती हैं ये बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, लेकिन बहुत सारी चीज, और लोग जो है बहुत सरल तरीके से इसको भेद देते हैं। तो आप जब क्रिप्टो वर्ल्ड में काम कर रहे हैं तो ऐसी जो अनुभव हैं ये बहुत होते हैं, और इसीलिए सत्यापन की प्रक्रिया बहुत जरूरी होती है अपने प्रोग्रामर्स के लिए भी। ये इस तरह है, मानिए कि जो आपके आईटी डेवलपर्स हैं
उन्होंने कोई ना कोई एक ऐसा पिछला द्वार अपने सॉफ्टवेयर में छोड़ दिया होता है जिसकी वजह से वो हमला कर सकते हैं और उसको भेद देते हैं। तो जो भी सुरक्षा या जो भी सिक्योरिटी सिस्टम्स होते हैं उसको वो भेदे जाते हैं। और यही सब चीजें जो थी, हम लोग जब हमने जो ट्रिप लिया, हम लोग जो अभी मिन्स्क गए और स्विट्जरलैंड गए, तो हम लोग यहीं पे वहां जाके यही बातें कर रहे थे। और अगर 15 दिसंबर तक हम लोग तैयार हो जाएंगे तो हम लोग 15 दिसंबर तक अगर सब कुछ ठीक रहेगा। अगर 15 दिसंबर तक सब ठीक रहा तो 15 दिसंबर को करेंगे, और अगर नहीं तो ऐसी स्थिति में हम लोग जनवरी में पहुंचेंगे और ये जनवरी में करेंगे। तो कृपया करके आप समर्थन सेवा में इसके बारे में ना कहें, क्योंकि हम लोग फिलहाल निर्भर होंगे प्राइमरी ऑडिट की रिपोर्ट पे। तो 15 दिसंबर तक देखिए हमें योग्यता पता चल जाएगा, और हमें ये भी पता चल जाएगा कि ये कितने बेहतरीन रूप से जो हमारा ब्लॉकचेन है ये काम कर रहा है। तो अगर हमने 15 दिसंबर तक काम नहीं किया तो हमें पता चल जाएगा कि जनवरी में हम कब करने वाले हैं शुरुआत, जब हमारा तकनीकी ऑडिट पूरा हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से यही नवीनतम समाचार है जो मैं आपको देना चाह रही थी। और अगली स्लाइड पे आप देख पा रहे हैं जो प्रश्न उत्तर है। तो क्या हम ब्लॉकचेन और एक्सचेंज को अलग-अलग कर सकते हैं? देखिए, क्योंकि जो ऑडिट है, ये ब्लॉकचेन पे ही लागू किया जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि ब्लॉकचेन और एक्सचेंज को आपको अलग-अलग करना चाहिए या एक को दूसरे के बिना उद्घाटन करना चाहिए। हो सकता है कि आप अपने टोकन को किसी और को बेचना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारे पास दर्जन चैट्स होंगी टेलीग्राम में कि हम बेचना चाहते हैं सीआरयू को। तो हमने पहले ही इसके बारे में बात की है, और हमने इंटरनल एक्सचेंज को सीआरयू अंकों के लिए हमने ओपन किया था, जहां पे आप अपने सीआरयू को बाकी भागीदारों तक पहुंचा सकते थे। तो इसी तरह से जो क्रिप्टो वॉलेट है वो भी ऐसे ही काम करेगा। आपके पास अपना क्रिप्टो आपके पास टोकन क्रिप्टो होगा। टोकन है, आपके पास दूसरे वॉलेट का एड्रेस है। जो बहुत सारे लोगों ने जो सीआरयू थे वो 2 सेंट्स पे या 5 सेंट्स पे भी खरीदे। और बहुत सारे लोगों ने अनुबंध भी अपने हमारे सहभागियों के साथ अनुबंध किया कि जब भी हमारी एक्सटर्नल एक्सचेंज शुरू होगी तो हम आपके जो सीआरयू टोकन्स हैं वो हम 12 सेंट्स पर खरीदेंगे। लेकिन आपको पता ही है कि जब हम लोगों हमारी जब आंतरिक एक्सचेंज जो थी जब वो बंद हुई तो हमारा जो जो क्रू का जो टोकन था वो 20 सेंट्स के का मूल्य था। तो मुझे लगता है कि जब हम बाहरी एक्सचेंज खोलेंगे, अपनी जो एक्सचेंज खोलेंगे, तो उस समय हमारा न्यूनतम जो मूल्य होगा वो 20 सेंट्स का रहेगा। तो तो इसीलिए जो लोग जिन्होंने हमारा वेबिनार के अंदर जो है हिस्सा नहीं लिया है, वो हो सकता है कि वो बहुत सारे उद्यमियों के साथ उनको उद्यमी जो है उन तक पहुंच बनाने की कोशिश करेंगे और कहेंगे कि आप अपने क्रू जो है हमें 5 या 10 सेंट्स में दे दीजिए। और बहुत सारे लोग जो है वो ये क्रू जो है वो बेच भी देंगे, क्योंकि उनको ये नहीं पता चलेगा कि जो बाहरी एक्सचेंज है वो शुरू होने वाली है और उसमें न्यूनतम मूल्य जो है वो 20 सेंट्स का रखा जाएगा। तो अगर अगर आप बात करेंगे कि हम लोग अगर क्रिप्टो वॉलेट्स जो हैं अगर हम लोग उनको शुरू करते हैं बिना बाहरी एक्सचेंज के, बिना एक्सचेंज के, तो बहुत सारे घोटाले होने का अंदेशा है। और ये सारी की सारी चीजें जो है हम लोगों ने, मैंने अपने व्यक्तिगत अनुभव से मैंने बिटकॉइन में और इथेरियम में देखी है। जब जब वहां पर जो एक्सचेंज थी उस समय वो कार्यरत नहीं थी, लेकिन सिर्फ वॉलेट्स कार्यरत थे और उसमें बहुत सारे घोटाले हुए। तो इसीलिए हर एक टोकन के पीछे पैसा है। तो इसीलिए मैं आपसे यही कहूंगी कि हमारे जो सीआरयू हैं वो बहुत मूल्यवान संपत्ति हैं और ये आपको स्टेकिंग करने का मौका देते हैं, आपको लॉयल्टी प्रोग्राम में हिस्सेदार बनाते हैं।
और उसके बाद आप यूएनटीबीज आप प्राप्त कर सकते हैं जब आप उनके साथ अनलॉक सीआरयूज होते हैं, तो आप उन यूएनटीबीज को दोबारा स्टेक कर सकते हैं। तो वर्ल्ड सीआरयू जो है वो आपको प्रॉफी बोनस भी देंगे। लोग मुझसे बैंक कार्ड के जो जो चार्जेस हैं उसके बारे में मुझसे पूछ रहे हैं, तो दोस्तों कि आपको ये जानकारी जो है वो आपको सार्वजनिक वेबिनार में नहीं दी जाएगी, गुप्त वेबिनार में दी जाएगी। वैलेंटाइन और मुझे इस समय वक्त नहीं मिल पाया है कि हम लोग कुछ स्लाइड्स बना सकें, लेकिन हम लोग जो बहुत ही विस्तार से हम लोग प्रस्तुति बनाएंगे जिसके अंदर सारे के सारे टैरिफ्स और सारे के सारे आपको जानकारी दी जाएगी, जो कि एक बंद कमरों की बैठक होगी। और जो चीजें जो सार्वजनिक हैं वो सब आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगी, और आपको यूजीपे की वेबसाइट के ऊपर भी मिल जाएंगी। आपको पता चल जाएगा कि मूल्य जो मास्टर कार्ड का जो है वो आपने देखा ही होगा, वो जब आपने फॉर्म को जब भरा था तो जो वर्चुअल कार्ड है वो $5 से $10 का है, और जब आप उसके अंदर जब आप उस कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, उसका अंदर पैसे जो हैं उसको हस्तांतरण करने में बिटकॉइन में या इथेरियम में, तो ये जो कार्ड है इसकी कोई सीमा नहीं है, ये एक प्लैटिनम कार्ड की तरह है। जब मैं इसको बोलती हूँ कि ये अनलिमिटेड या सीमित कार्ड है, हो सकता है कि मैं यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर रही हूँ, लेकिन ये एक प्लैटिनम कार्ड है। और प्लैटिनम कार्ड का जो जो पहुंच है या लिमिट जो है वो 1 लाख डॉलर तक की होती है। और इसके अंदर जो आपका कैश विड्रॉल है या जो कैश या रोकड़ की निकासी है वो भी होती है। और इनके अंदर आप जो है कुछ कार्ड्स के अंदर जो लोग कह रहे हैं कि हम लोगों को कुछ भी कमीशन नहीं देना पड़ता, लेकिन दोस्तों आपको मैं याद दिला दूं कि अगर ऐसा कोई कार्ड है तो वो आपसे साल दर साल बहुत ज्यादा फीस जो है वो आपको चार्ज करते हैं। और इसी वजह से जो कार्ड्स की जो पूरी की पूरी जानकारी है वो मैं आपको बाद में दूंगी। और मुझे इस बार वक्त नहीं मिला कि मैं इन सारी चीजों के बारे में आपको बता सकूं, लेकिन अगले वेबिनार तक मैं ये पूरी कोशिश करूंगी कि ये सारे स्लाइड्स मैं बना सकूं। एक और प्रश्न था, और अभी हमारे पास अभी 20 मिनट हैं इस सत्र के लिए। तो एक प्रश्न जो एलन जो कि नेदरलैंड से हैं वो हमसे पूछ रही हैं कि टैक्सेस का क्या होगा, और वो ये पूछ रही हैं कि अगर हम लोग अपनी एक्सचेंज के अंदर ट्रेडिंग शुरू करते हैं और लेन देन शुरू करने के बाद हम लोग अगर सीआरयू टोकन्स की खरीद और बेचते हैं तो उसके हमें कुछ आय हो सकती है या मुनाफा हो सकता है, तो हम उसको किस तरह से हम अपने टैक्सेशन में या आयकर में उसको दिखा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों कि अगर आप देखेंगे कि जो जो सीआरयू अंक हैं, जो शुरुआती उनका मूल्य था वो 0 है। तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर आपने कोई ईआईपी खरीदा है और आपने $1,000 का, और उसके बाद आपको कुछ सीआरयू मिले हैं, तो लोग क्या करते हैं कि जितने उनको सीआरयू मिले हैं उसको $1,000 से उसको वो विभाजित कर देते हैं, तो उनके पास एक आंकड़ा आ जाता है। तो आपको ये बोलते हैं कि उदाहरण के तौर पर कि आपने जो जो सीआरयू है वो 10 सेंट्स या 12 सेंट्स का मूल्य होगा, लेकिन अगर मैं आपको सच्ची बात बताऊं तो आपने ईआईपी खरीदा है, और ईआईपी जो है वो आपने $1,000 का खरीदा था, और जो सीआरयू अंक हैं वो आपको तोहफे के रूप में प्राप्त हुए हैं। तो इसीलिए तो जो सीआरयू का जो जो न्यूनतम या जो शुरुआती मूल्य है वो 0 होगा। और स्टेकिंग में भी यही है कि जब आप WCRU को स्टेक करेंगे या CRUs को स्टेक करेंगे ब्लॉकचेन के अंदर, तो आपको यूएनटी भी मिलेंगे बिल्कुल मुफ्त, जो कि एक पुरस्कार के रूप में आपको मिलेंगे। आप इसको पुरस्कार बोल सकते हैं या खनन के तौर पर आप बोल सकते हैं। और जब आप बेचते हैं इन यूएनटीबी टोकन्स को, तो हो सकता है कि न्यूनतम मूल्य जो जो निर्धारित किया जाएगा वो 1 सेंट्स का होगा। हो सकता है कि कुछ देर के बाद वो 5 सेंट्स का हो जाए। तो आपकी जो जो शुरुआती मूल्य है
वो आपकी शून्य है, और आपका बेचने का जो बिक्री का जो मूल्य है, वो बिक्री का मूल्य है जिसपे आप अपना यूएनटीबी बेचते हैं। तो अब आपको बिल्कुल उससे पता चल जाएगा कि आपका मुनाफा कितना है, और आपको उसी हिसाब से अपना आयकर रिपोर्ट आपको अपनी फाइल करनी पड़ेगी। और हर एक देश का ये आयकर जो है, ये आय या जो कर का जो प्रतिशत है, ये अलग है। तो इसीलिए हम आपको एक माफ कीजिएगा, एक सार्वजनिक रूप से हम ये नहीं बता सकते कि आपको कितना मूल्य आपको कहाँ देना है, और किस देश में कितना मूल्य आपको देना है। तो इसीलिए मैं यही कहूंगी कि आप अपनी जो स्टेटमेंट है, वो एक्सचेंज की जो स्टेटमेंट है, वो आप ले जाकर आप दिखा सकते हैं। जिनको कर के बारे में पता है, आपको कितना मुनाफा हुआ है। मुझे ये मालूम नहीं है कि अगर नेदरलैंड्स के पास कोई बिटकॉइन के लिए कोई कोई उनका पॉलिसीज हैं जिसके अंदर वो खरीद सकते हैं। तो देखिए, अगर किसी ने, मुझे जर्मनी का मुझे मालूम है कि जब आप बिटकॉइन जो खरीदते बेचते हैं उसके अंदर कोई कर नहीं लगता। मुझे मुझे ये नहीं पता है कि हर एक देश के अंदर क्या क्या नियम है, क्या क्या शर्तें हैं। तो इसलिए आपको ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। जो आयकर है, आयकर विभाग में अगर कोई ऐसी चीज है जहां पे आपको पता है कि जो डिजिटल करेंसी को खरीदने या बेचने के ऊपर कुछ अगर कर लगता है, तो वो कितना लगता है, तो ये सब आपको जो है आयकर विभाग वाले बता सकते हैं, या आपको आयकर काउंसलर जो है वो बता सकते हैं। तो रशिया में जो है वहां पर एक ओपन डे होता है, खुला दिन होता है, जहां पर आप आयकर विभाग में जाकर लोगों से प्रश्न पूछ सकते हैं। और लोग ये सोचते हैं कि अगर आप आयकर विभाग में जाते हैं और उनसे प्रश्न पूछते हैं, तो लोगों को वो हिरासत में ले लिया जाएगा और उनसे सारी दौलत ले ली जाएगी। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आप लोगों से, आयकर विभाग से ये प्रश्न पूछ सकते हैं। आप उनको अपनी कहानी बता सकते हैं, जैसे कि मैं एक क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट के अंदर मैं भाग ले रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि वो जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर मुझे स्टेकिंग से कुछ पैसा आ रहा है। और आप उनको पूरी प्रक्रिया बताइए, उनको बताइए ब्लॉकचेन वॉलेट के बारे में, और आप उनसे पूछ सकते हैं कि हमें कितना आयकर जो है उसके ऊपर देना पड़ेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि आप गूगल कर सकते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। और कुछ देश जो हैं जहां पर क्रिप्टो करेंसी जो है वो बिल्कुल जो है वो मान्य नहीं है, वो कानूनी रूप से मान्य नहीं है। तो बहुत सारे देश ऐसे भी हैं जहां पर जो सरकार है उन्होंने निषेध लगा रखा है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। जैसे पैलेस्टीन के अंदर तो आपको सीधा फांसी दे दी जाएगी अगर आप बिटकॉइन की माइनिंग करते हैं, उनका खनन करते हैं। और कुछ ऐसे देश हैं जहां पर जहां पर बहुत ज्यादा दिक्कत है विद्युत की, इलेक्ट्रिसिटी की, और इसीलिए वहां पर बिटकॉइन की जो माइनिंग है वो निषेध है। लेकिन ये जो जो खनन है वो प्रूफ ऑफ वर्क है। और आप इसीलिए देखिए कि क्या क्या चीजें आपके देश में निषेध हैं, क्योंकि बिटकॉइन के खनन में बहुत सारा विद्युत का इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल होता है। लेकिन हमारे केस के अंदर ऐसा नहीं है। हम लोग स्टेकिंग करते हैं, और जो स्टेकिंग स्टेकिंग के अंदर अगर आप हमारे अनुबंध को देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि वहां पर शायद कुछ देशों के लिए, जैसे यूएई, ओमान, सऊदी अरेबिया, इन देशों में जहां पर जो कि मिडल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, तो इन देशों के अंदर उन वो जो है, वो जो एक्सचेंज की जो 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 एक्सचेंज है उसके ऊपर निषेध है। वो मानते हैं कि ये जो एक्सचेंज है ये शायद जुए के लिए इस्तेमाल होती है, और कुरान के हिसाब से ये जो जुआ है वो निषेध है। तो इस वजह से ये जो मिडिल ईस्ट की जो देश हैं, यहाँ पर जो बिटकॉइन है या जो डिजिटल करेंसीज हैं, वो जो है वो धर्म अनुसार ठीक नहीं है, और इसीलिए ये निषेध है।
तो आप देखेंगे कि हमारे वेबसाइट के अंदर जो कुछ देश हैं, जो एस्टोनियन देश के जो कानून हैं, आप देख पाएंगे कि जो यूजर है उसको, या जो उपयोग करता है उनको, जो उपयोगकर्ता जो मिडिल ईस्ट से हैं, वो उनको बताना अनिवार्य है कि ये बिटकॉइन माइनिंग है। और इसीलिए उनको ये बोला जाता है कि हमने आपको सारी चीजें बता दी हैं, और आप जो भी आप कर रहे हैं वो आप अपने व्यक्तिगत अनुभव के हिसाब से कर रहे हैं, या आपकी उसके ऊपर व्यक्तिगत जिम्मेवारी है। तो कुछ एक्सचेंज में ऐसा भी है कि इन देशों से जो लोग जो हैं वो पंजीकृत नहीं कर पाते हैं। तो कई बार जो लोग हैं वो अपने देश का नाम बदलकर वो पंजीकृत कर लेते हैं। तो इसीलिए कई बार हमारे पार्टनर जो हैं वो लोग हमसे पूछते हैं इन देशों में से कि हम लोग क्यों नहीं पंजीकृत कर पाते हैं। आप कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने देश के देश की शर्तों के, नियमों के, कानूनों का पता होना चाहिए पंजीकृत करने से पहले। तो बहुत ही हाल ही के जो प्रश्न जो मुझसे पूछे जा रहे हैं एक्सचेंज के बारे में, सत्यापन की प्रक्रिया के बारे में, तो ये सब चीजें मैंने आपको पहले से ही बता दी हैं। और हमारे पास अभी एक प्रश्न है जो कि कहा है कि निर्देशों में जब आप अपना नाम देते हैं तो उसके अंदर लैटिन अक्षरों का इस्तेमाल होना चाहिए। और देखिए, मैंने ये निर्देश मैंने नहीं पढ़े हैं, और मैंने जो है वो अपना नाम लैटिन अक्षरों में नहीं डाला था। और मेरी जो पंजीकरण है मेरा जो पंजीकरण था वो ठीक हो गया, और मेरा ईमेल जो है वो भी मुझे ईमेल भी दोबारा वापस आ गया कि मेरा पंजीकरण जो है वो सफल हो चुका है। देखिए, बिल्कुल सही बात है। देखिए, हम लोग बस यही चाहते थे कि जो आपका जो ईमेल है आप उसको कॉपी पेस्ट ना करिए। क्योंकि और दूसरी चीज ये है कि जो आपका जो ईमेल, अगर जब आप एक्सचेंज के ऊपर आप अपना ईमेल से अगर आप अपना पंजीकरण करते हैं तो वो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। तो इसीलिए जब आप लॉगिन करेंगे तो अगर वो लॉगिन में जो है अगर वो बिल्कुल ईमेल के साथ मेल खाएगा तो वो देखेंगे कि वाह, इन्होंने तो अपना इनके पास तो $10,000 है, और मुझे इनका ईमेल पता है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ये कोशिश करता हूं कि मैं किसी तरह से इस ईमेल का पासवर्ड का पता लगाता हूं, ताकि मैं इस एक्सचेंज से उनका ये पैसा निकाल सकूं। और चूंकि ये जो यूजर नेम है आपकी पहुंच बनाता है आपके अकाउंट में, तो इसीलिए हम लोगों ने लॉगिन के अंदर ये शर्त रखी है कि आपको अपने लैटिन अक्षरों के अंदर ही आपको अपना जो है लॉगिन का नाम बनाना है। तो और जब आप पंजीकरण करने की कोशिश करेंगे, अगर आप उसके अंदर कुछ नंबर डालेंगे तो, या आप नियम और शर्तों के हिसाब से पंजीकरण नहीं करेंगे, तो आपका जो पंजीकरण जो है वो हो सकता है कि आगे चलकर विफल हो जाए। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आपको कभी भी अपना पंजीकरण जो है, अपना जो यूजर नेम है, कभी भी अपने ईमेल के ऊपर नहीं रखना चाहिए। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपका जो एक्सचेंज का जो लॉगिन है वो वो आपके एपीआई लॉगिन के साथ 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 जैसे है वैसा ही रहे, तो आप उसको भी कर सकते हैं। तो हम लोगों ने जो आपको बताया है, आपको ये बताया है कि आप ईमेल के माध्यम से आप बिल्कुल भी अपना पंजीकरण ना करें। एक और प्रश्न आ रहा है कि हम लोग जो अपने व्यक्तिगत खाते से हम लोग सीआरयू खरीदने के लिए हस्तांतरण करते हैं, और ये वाला जो पैसा है ये मेन अकाउंट के अंदर होता है। तो मैंने जो टॉपअप किया था वो मैंने बैंक कार्ड के माध्यम से किया, और बोनस के साथ साथ ये जो चीजें हैं वो भी हस्तांतरण हुई हैं। देखिए, अगर आपने पैसा जो टॉपअप किया है और अपने बैंक कार्ड के माध्यम से किया है,
तो आपका अगर हस्तांतरण जो है वो नहीं आया है आपके अकाउंट में, तो आप सपोर्ट के ऊपर आप जाएं, सपोर्ट टीम से आप संबंध बनाएं, और वो इस चीज का परीक्षण करेंगी कि आपने वाकई में जो आपका टॉपअप है वो सफल हुआ है, तो वो आपकी मदद करेंगे। तो अगर अगर आपने कुछ क्रू खरीदे हैं टॉपअप से, तो अब आपको ये ढूंढना पड़ेगा, उन लोगों को ढूंढना पड़ेगा जो आपसे ये आंतरिक इकाइयों को खरीदने की क्षमता रखते हैं या खरीदना चाहते हैं, और आप वहां से आप जो है वो उनके अकाउंट में हस्तांतरण कर सकते हैं और उनसे पैसे ले सकते हैं। तो ये सब चीजें जो हैं, देखिए जो यूनिट्स जो आपके बैक ऑफिस में हैं ये बिल्कुल अलग हैं, और ये जो है या तो एपीआई की संपत्ति हैं, या ये क्रिप्टो यूनिट की संपत्ति हैं। और एक्सचेंज जो है वो एक एस्टोनियन एक्सचेंज है, और इसीलिए इस कंपनी से अपने आप स्वतः ही एस्टोनियन एक्सचेंज तक नहीं पहुंचेगा। तो पहले आपको अपना जो पैसा है वो इर्थूरियम या बिटकॉइन के माध्यम से इसको अपने डिजिटल वॉलेट में डालना पड़ेगा, और उसके बाद उसको एस्टोनियन एक्सचेंज में डालना पड़ेगा। तो जो यूनिट्स जो आप बैक ऑफिस से खरीदते हैं, तो उससे क्या हम लोग उसको टॉप अप कर सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जो ये जो यूनिट्स हैं ये हमारे अपने भुगतान प्रणाली के साथ नहीं जुड़ेंगी। तो दोस्तों, ये जो वेबिनार जो है ये बहुत छोटा वेबिनार है, और इसीलिए मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप लोग यहाँ पे आए, और मैं इंतजार कर रही हूँ कि हम आपके साथ अगले सत्र में मिल सके। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हमारा ये सत्र आज खत्म हुआ, और मैं और साक्षी मल्होत्रा इस सत्र का अब यहीं पे अंत कर